नमस्कार साथियों, आज हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में धातु, अधातु, विधातु सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती थी और उसमें 118 एलिमेंट पाए जाते थे। किस ग्रुप का क्या नाम है, कौन से ग्रुप में कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों में आवर्त सारणी भी कंप्लीट हो जाएगी और धातु अधातुओं के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है यह एटॉमिक नंबर के आधार पर आधारित है, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जो मेंडलीव ने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी से जो पहले दी थी आवर्त सारणी, वो किसने दी थी? मेंडलीव, जिसको मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का जन्मदाता कहते हैं। आवर्त सारणी का जन्मदाता किसको बोलते हैं? मेंडलीव को ही बोलते हैं। ठीक है, मेंडलीव को ही क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी का जन्मदाता किसको बोलते हैं? मेंडलीव को बोलते हैं। ठीक है, और उसका आधार क्या था? आवर्त सारणी का आधार क्या था? मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, एटॉमिक मास था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका आधार क्या है? परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसके बाद में किस ऑप्शन सी में है संयोजकता, वैलेंस। संयोजकता किसे कहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु होता है, उसमें बीच में नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है, बीच में होता है नाभिक, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कोई भी परमाणु कब स्थायित्व प्राप्त करता है अपना? उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? स्थायी होगा। ठीक है, किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ होते हैं? बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। जैसे जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं 17वें नंबर के ग्रुप में। ठीक है, तो 17वें नंबर के ग्रुप में आते हैं। इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 17। ठीक है, तो फर्स्ट में आएंगे 2 2, तो इसमें आ जाएंगे 8, इसमें आ जाएंगे 10, कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, 7 बचे। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7 बचे। तो इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। बाह्यतम कक्ष में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है वही क्या होती है? उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह ग्रुप्स होते हैं? मैंने कल ही बताया था कि जो आवर्त सारणी में 7 तो कितने थे? 7 तो थे। आवर्त की संख्या थी, ग्रुप्स की संख्या कितनी थी? ग्रुप की संख्या है 18। आवर्त सारणी में ग्रुप तो थे 18 और 7 आवर्त थे। ठीक है, आवर्त सारणी में ग्रुप्स कितने हैं? 18 और 7 क्या है? आवर्त है। पीरियड तो 7 है और ग्रुप से 18। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? अभी तो बताया आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे और 18 ग्रुप्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? मैंने कल बताया था कि जो 18 समूह है उनको सबको एक अलग अलग नाम दिया गया है। उन तत्वों की प्रकृति गुणों के आधार पर सबको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो 18 ग्रुप थे। उसमें जैसे एस ब्लॉक था जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 थे। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप था उसको नाम क्या दिया था हमने? एस ब्लॉक नाम दिया था। ठीक है, एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप था उसको नाम दिया था क्षारीय धातु। ठीक है, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल से। और सेकंड ग्रुप को क्या दिया था? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो यही क्या पूछ रहा है, समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु, एल्कली मेटल्स। ठीक है, और हेलोजन किसको बोलते हैं? ग्रुप जो 17 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है। ठीक है, ये सब कौन से ग्रुप में थे?
ग्रुप नंबर 17 में थे। तो ग्रुप नंबर 17 में जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्या करते हैं, अधिकतर लवणों का निर्माण करते हैं, हेलोजन का निर्माण करते हैं, हेलाइड बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो इसको क्या नाम दिया था, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन कहते हैं। ठीक है। क्षार धातु ग्रुप नंबर 1 को कहा था। ठीक है, क्षारीय धातु एल्कली मेटल से। और निष्क्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैस पाई जाती है, अक्रिय गैस पाई जाती है। तो इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस कहा जाता है। ग्रुप नंबर 18 में होते हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये सब क्या है, जिनोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सभी क्या है, अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका बाह्यतम जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता पूरी होती है, मतलब इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब 8 होंगे तो उस स्थायित्व प्राप्त होगा। तो नोबल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, न इलेक्ट्रॉन देते हैं, बिल्कुल अक्रिय रहते हैं और ये स्थायी रहते हैं। इसको नोबल गैस, अक्रिय गैस कहते हैं 18वें समूह को। ठीक है। नॉन मेटल, अधातुएं। मैंने कल बताया था कि आवर्त सारणी में बाएं तरफ तो लगभग धातुएं होती है और दाहिने तरफ राइट साइड में अधातुएं होती है। अधातुएं होती है विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, विद्युत की कुचालक होती है और ये न तो तन्यता पाई जाती है इसमें, न इसमें आघात वर्धना, मतलब चोट मारने पर ये टूट जाती है, भंगूर प्रकृति की होती है। तन्यता, आघात वर्धना नहीं पाई जाती है, विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि समूह जो 1 है और 2 है, समूह 1 और 2 एस ब्लॉक में देखे थे हमने, है ना। ठीक है, एस ब्लॉक में देखे थे समूह 1 और 2। तो एक समूह 1 को तो क्या कहते थे, एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षारीय धातु। समूह 2 को कहते हैं क्षारीय मर्दा धातु, क्षारीय मर्दा धातु। ठीक है। और मैंने वो ट्रिक भी बताई थी याद करने की, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है। तो समूह 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षारीय मर्दा धातु। ठीक है। एल्काइलिन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स किसको बोलते हैं, संक्रमण धातु किसको बोलते हैं। डी ब्लॉक में सभी धातुएं कैसी होती है, संक्रमण धातु होती है, लगभग धातुएं होती है डी ब्लॉक में। जैसे ये तो था एस ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक और इधर आया था पी ब्लॉक। ठीक है। तो एस जो ब्लॉक है इसमें लगभग धातुएं पाई जाती है और वो भी कैसी, संक्रमण प्रकार की पाई जाती है। और हमने देखा था कि जैसे आवर्त सारणी है, ये तो इसमें एस ब्लॉक था, ये है इसमें डी ब्लॉक है और ये कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक है। ठीक। और ये बीच में जो जिगजैग रेखा पे जो पाई जाती है वो क्या होती है, उपधातु होती है। निष्क्रिय गैस भी पाई जाती है, वो तो 18वें ग्रुप में पाई जाती है। उपधातु जैसे अर्ध धातु, सिलिकॉन, जर्मेनियम होती है, ये क्या पाई जाती है, गैलियम, सीजियम, ये इधर पाई जाती है जिगजैग रेखा पे, वो क्या है, उपधातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर पाई जाती है। आवर्त सारणी में धातुएं तो होती है बाईं साइड पाई जाती है, धातुएं बाईं साइड पाई जाती है और दाहिने भाग में क्या पाई जाती है, अधातु पाई जाती है। नॉन मेटल्स दाहिनी तरफ पाई जाती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मेटल्स होती है। और बीच में जिगजैग रेखा पे अर्धचालक पाई जाती है, जर्मेनियम, सिलिकॉन होती है, उपधातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, भंगूर होती है। नहीं, धातुएं भंगूर नहीं होती है, अधातुएं होती है वो भंगूर होती है। विद्युत की खराब चालक, पुअर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत की खराब चालक भी कौन होती है, अधातुएं धातुएं होती है। ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। ये तो धातुएं होती है विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है। अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ऐसी धातुएं जो अर्धचालक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अधातु का जो कार्बन होता है, कार्बन का जो अपरूप होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, यह
वि- यह अधातु होती है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होती है, ठीक है। और अधातु होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। धातु होती है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन जो मरकरी पारा होती है यह लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पे। ये आ गया ना अगला प्रश्न। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, ठीक है। सोडियम होती है, पोटेशियम, मरकरी होती है, लोहा, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कौन पाया जाता है, मरकरी होती है। इसका Hg प्रतीक होता है मरकरी, सिल्वर बोलते हैं जिसको, नहीं सिल्वर तो चांदी को बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं, पारा, मरकरी को पारा बोलते हैं। और इसका जो सल्फाइड होता है HgS, इसको बोलते हैं सीनाबार, इसको बोलते हैं सीनाबार होता है, ठीक है। तो मरकरी होती है, पारा होती है, यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। धातु वैसे ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। आयरन, लोहे को हम चाकू से नहीं काट सकते भाई। सोडियम है, पोटेशियम है, तांबा है, निकल है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम, इसमें आएगा सोडियम, सोडियम Na और पोटेशियम, इन दोनों धातुओं को हम चाकू से काट सकते हैं। और यह बहुत क्रियाशील धातुएं होती है, खुले में रखने पर आग पकड़ जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, मिट्टी तेल में डुबोकर रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। मुलायम होती है तो इसको चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जब अम्ल से अभिक्रिया करती है, ठीक है। तांबा है, लोहा है, सोना है, प्लेटिनम, तो ये आयरन है इसमें, ठीक है। कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जब अम्ल से अभिक्रिया करती है। सोना और प्लेटिनम है, सोना, चांदी, प्लेटिनम होते हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये स्थायी होते हैं, ठीक है, क्रिया नहीं करते हैं। फेरस है, Fe होता है, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेरस सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा बोलते हैं जिसको, ठीक है। यह अभिक्रिया किसे करेगा, Fe, फेरस आयरन से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनेगा इसका, ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है अम्लों का राजा होता है, बहुत क्रियाशील अम्ल होता है, H2SO4 होता है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल राज बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये तो 3 अनुपात में होता है, ये 1 अनुपात में होता है। इसका 3:1 का जो मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 का 3:1 का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल राज बोलते हैं, ठीक है। अम्ल राज, रॉयल वाटर बोलते हैं। अम्ल राज जिसको एक्वारेजिया बोला जाता है, ये क्या करता है, सोना और चांदी को भी पिघल देता है, भवकता द्रव बोलते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा का 3:1 का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल राज, एक्वारेजिया, रॉयल वाटर जिसको बोलते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम सभी को क्या करते हैं, पिघला देते हैं। तो जो सोनार होते हैं ये आभूषणों की साफ सफाई करने के लिए जो लिक्विड रखते हैं अपने पास में, वो यही होता है रॉयल वाटर, अम्ल राज, एक्वारेजिया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है, ठीक है। सबसे अच्छी चालक मानी जाती है सिल्वर, चांदी, ठीक है, Ag, चांदी का प्रतीक होता है Ag, सिल्वर होती है विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। लेकिन सबसे अच्छी चालक विद्युत की मानी जाती है, लेकिन जो वायर होते हैं, तार होते हैं, हमें इसका यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये महंगी आती है। तो जो कॉपर होता है, सेकंड नंबर पे आती है तांबा, कॉपर,
ठीक है, Cu। कॉपर होता है, इसका यूज ज़्यादातर विद्युत के जो तार होते हैं इनमें किया जाता है कॉपर का यूज। वैसे सबसे अच्छी चालक मानी जाती है चांदी, और यूज किया जाता है अच्छी चालकता के लिए यूज किसका किया जाता है, कौन सी धातु का, तो आपको पूछा जाए तो बोल देना कॉपर का किया जाता है, क्योंकि चांदी महंगी होती है तो इतना हम यूज ही नहीं लेते हैं तार में, तांबे का ही लेते हैं। तांबे के तार होते हैं लाइट में, और जो हल्के तार होते हैं उनमें एल्यूमिनियम के भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन अच्छा चालक होता है कॉपर। घरों में कॉपर के ही होते हैं ज़्यादातर। कौन सी धातु सबसे हल्की मानी जाती है, ठीक है, सोडियम होता है, ये चाकू से काटी जाती है। और लिथियम होता है लिथियम होती है सबसे हल्की धातु मानी जाती है, ये पानी पे भी तैरने लगती है। लिथियम होती है सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। और ग्रुप नंबर सेकेंड में आती है, एस ब्लॉक में आती है, इसको क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी धातु हवा और नमी से प्रतिक्रिया करके जंग लगती है। हम देखते हैं कि कभी लोहे की जो वस्तु होती है बाहर रहती है नमी में, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने की उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो कौन सी धातु है, आयरन होता है, फेरस होता है। फेरस होता है ये ऑक्सीजन O2 होती है, और नमी होती है, नमी होती है वायुमंडल में, तो फेरस क्या बन जाता है, फेरस ऑक्साइड होता है, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। साथ में नमी तो रहेगी Fe2O3 4.H2, ये क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, जंग होता है जिसको रस्ट बोलते हैं। फेरस लोहा होता है, ये है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो इस पर जंग पकड़ जाती है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको ही क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। विद्युत तार, मैंने अभी बताया कि सबसे अच्छी चालक चांदी होती है, लेकिन विद्युत तारों में उपयोग में किसका लेते हैं हम, कॉपर को लेते हैं, तांबा को लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, कौन सी धातु पारा के साथ मिश्र धातु बनाती है, ठीक है। तो जिंक है, सोना है, तांबा है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी धातुएं होती है पारा मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाती है, ठीक है। हो गया आज का कंप्लीट। इसके बाद में हम और सारणी से कुछ तथ्य देखते हैं, ठीक है, और सारणी से कुछ तथ्य देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या है 118, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है 98, कृत्रिम तत्वों की संख्या है 20, प्रथम कृत्रिम तत्व था पोलोनियम। आवर्त सारणी में धातु तत्वों की संख्या है 90, आवर्त सारणी में अधातु तत्वों की संख्या है 21, आवर्त सारणी में उपधातु तत्वों की संख्या है 7। इसके बाद में देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है हीलियम, और सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है। पहला नंबर पर है हाइड्रोजन गैस। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। लेकिन प्रश्न यह है कि प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, वो है हीरा। जो कार्बन का अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों में हीरा। और पूछा जाए कि कठोर धातु पूछा जाए तो वो क्या है, प्लेटिनम। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु है सोडियम। मैंने अभी बताया था कि जो सोडियम पोटेशियम है इसको चाकू से काटा जाता है क्योंकि सबसे मुलायम होती है, बहुत क्रियाशील होता है, मीठे तेल में रखते हैं इसको। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है, अभी बताया था मैंने, सबसे हल्की धातु है लिथियम, जो पानी पे भी तैरने लगती है, ग्रुप सेकेंड में आती है क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व होता है प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव धातु होती है, सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र जो धातु है मरकरी पारा होती है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, उसको बोलते हैं पारा मरकरी, Hg। एस को बोलते हैं सीनावार।
ठीक है। इसके बाद देखिए आवर्त सारणी में एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु भी ठोस में भी पाई जाती है, द्रव में भी और गैस में अवस्था में भी पाई जाती है। एकमात्र अधातु ही है, एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, जो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आवर्त सारणी में एकमात्र चालक अधातु, मतलब धातुएं होती है विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ये अधातु यदि विद्युत की सुचालक होती है, कार्बन होते हैं, कार्बन का जो अपरूप होता है ग्रेफाइट होता है, उसकी संरचना परतों के रूप में पाई जाती है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय व तन्य धातु सोना होती है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था आपको क्लास में कि जो आघात वर्धन्यता और तन्यता का मतलब खींच तार के रूप में जिसको खींचा जाता है, वो सबसे ज़्यादा किस धातु में पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण बनते केवल 22 कैरेट से। प्रकृति में उपस्थित सबसे भारी गैस होती है जिनोन। ठीक है, जिनोन है रेडोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन होती है। इनको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण। भारी गैस होती है जिनोन होती है, 18वें ग्रुप में आती है नोबल गैस जिसको बोला जाता है। जिनमें कृत्रिम रूप से सबसे भारी गैस होती है रेडोन। केरोसिन में सुरक्षित धातु भी बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम बहुत क्रियाशील होती है, इसको चाकू से काटा जाता है, और सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन मिट्टी तेल होता है उसमें रखा जाता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ, मैंने बताया कि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, लेकिन सबसे प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो वो क्या है, हीरा होता है भाई। कार्बन का प्रूफ होता है हीरा, प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व होता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% होती है, और नाइट्रोजन 78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होती है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैसीय तत्व होता है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैसीय तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैसीय तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए तो वो है हाइड्रोजन, जिसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और जो आवर्त सारणी है उसका पहला एलिमेंट यही है, हाइड्रोजन है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें 0 होती है हाइड्रोजन में। पृथ्वी पर सतह पर सबसे अधिक धातु, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम होती है, लगभग 7% पाई जाती है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर खनन में प्राप्त धातु तत्व है आयरन। खनन से प्राप्त कौन सी धातु थी, आयरन, फेरस, Fe। ठीक है, अर्धचालकों में और फेरस को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ऑक्सीजन के बाद नमी में ये फेरस ऑक्साइड बन जाती है, जिसको परत चढ़ जाती है, फेरस ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम, जंग रस्ट बोलते हैं। अर्धचालकों में प्रयुक्त होने वाली धातु होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन, Si सिलिकॉन, ये तो ऐसा टिन होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक धातुएं होती है। ठीक है साथियों, क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी क्लास लगे। मैं